एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, कुछ सपना सपना ही रह जाता है, वो कभी पूरा नहीं होता। जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने आज से बहुत साल पहले ये एक सपना देखा था कि बांग्लादेश को एक्सपांड करना, ये इरेडेंटिस्ट आइडिया, इरेडेंटिस्ट का मतलब है एक स्टेट या कंट्री का एस्पिरेशन है कि दूसरे कंट्री का एरिया अपने कंट्री में ऐड करके उसको बड़ा किया जाए, किस तरीके से नॉर्मल बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। और इस आइडिया को सपोर्ट करने वाला एक कंट्री है टर्की। बहुत सालों से टर्किश एनजीओ या फिर टर्की का एर्डोगन लेड गवर्नमेंट किस तरीके से बांग्लादेश को प्रोवोकेट कर रहा है कंटिन्यूअसली टू एक्सपांड इट्स टेरिटरी इन साउथ एशिया, और जिसपे मेनली भारत का बहुत सारा एरिया है। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं एक बात बताता हूँ, ये जो बांग्लादेश का सपना है ना कि बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। रीजन बहुत सारा है। ये देखिए, आप मैप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। बांग्लादेश के लोग ये कहते हैं दैट इज सो कॉल्ड ग्रेटर बांग्लादेश। ये मैप आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, हर जगह फैला हुआ है। और ये मैप मेनली देखिए यूथ डोमिनेटेड एरियाज जो है बांग्लादेश पे, मैं अगर बात करूं मेनली यूनिवर्सिटीज, बांग्लादेश का जो राजधानी है या फिर बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, वहां पे जो यूनिवर्सिटी है ढाका यूनिवर्सिटी, उसके अलग अलग जगह पे या फिर अलग अलग जो सिटीज है, टाउन है बांग्लादेश पे, वहां पे यूथ डोमिनेटेड एरिया पे आपको देखने को मिलेगा ये मैप। ये लोग कहते हैं कि सल्तनत बांग्लादेश, ये कहते हैं इस एरिया। इन लोगों का जो सपना है कि बांग्लादेश को बड़ा करना है और जिसमें भारत का बहुत सारा एरिया रहेगा। मैं अगर स्टेट का नाम लूं जिसमें बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का मेजर पार्ट, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट का हर एक स्टेट इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का कुछ पार्ट, सो इतना सारा एरिया ये लोग क्लेम करते हैं। इस मैप पे आप ज्यादा ठीक तरीके से देख पाएंगे। ये लोग क्लेम करते हैं कि ये एरिया इन लोगों का है और आज नहीं तो कल इस एरिया को करंट जो बांग्लादेश है उस पे ऐड करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। हालांकि वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ यूथ जो है बांग्लादेश पे, इन लोगों का सपना नहीं है। आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले बांग्लादेश के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, इनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था। जब पहलगाम पे पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था, तब इन्होंने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान पे मिलिट्री अटैक करता है तब बांग्लादेश को भी भारत पे अटैक करना चाहिए, और जो भी बांग्लादेश अटैक करेगा उसके रिजल्ट में इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको बांग्लादेश कब्जाना चाहता है। और ये रिटायर्ड बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर ने कहा। देखिए, आर्मी ऑफिसर मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड, इनके बहुत क्लोज है। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ बांग्लादेश के यूथ नहीं, बांग्लादेश का सरकार भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि बांग्लादेश को कैसे ग्रेटर बांग्लादेश पे कन्वर्ट किया जाए। हालांकि मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, ये पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ने टिल नाउ लास्ट 3-4 महीने में जितना स्टेप लिया है ये वेल एनफ है। बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्री को किस तरीके से मुट्ठी में रखा जाए, ये सब स्टेप काफी है और कुछ स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ स्टेप का मतलब मेरे हिसाब से है मिलिट्री एंगेजमेंट। मिलिट्री एंगेजमेंट बांग्लादेश जैसे कंट्रीज पे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तुर्की का जो स्टेप है, बांग्लादेश को किस तरीके से तुर्की प्रोवोकेट कर रहा है रेगुलर बेसिस पे फॉर ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो आइडिया आप कह सकते हैं या फिर आइडियोलॉजी कह सकते हैं बांग्लादेश के लोगों में, इसको एनहेंस करने के लिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इशू इतना बड़ा क्यों हो रहा है बांग्लादेश, सिर्फ बांग्लादेश के जो लोग हैं ये लोग तो इतना इस इशू को इतना बड़ा कर नहीं पाते विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर कंट्री, और जिसमें मैं कहूंगा हेल्प कर रहा है टर्की। अभी टर्की देखिए इंक्रीजिंग इज एक्टिव प्रेजेंस इन बांग्लादेश। मैं कहूंगा आप सबके साथ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पे डिस्कस किया था, टर्की का एक प्रोजेक्ट है इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट। इस तरीके से इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट को टर्की साउथ ईस्ट या फिर साउथ एशिया पे, मेनली म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान पे, हर एक जगह पे उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो आप कह सकते हैं अभी गुड ब्रदर है टर्की का, और जिस तरीके से पाकिस्तान टर्की का क्लोज हुआ है उस तरीके से टर्की बांग्लादेश को भी अपना क्लोज बनाना चाहता है। और हर जगह पे, भारत का हर जगह पे रेडिकलाइजेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है एर्डोगन लेड गवर्नमेंट ऑफ टर्की, और जिसमें शामिल है टर्की के बहुत सारा एनजीओ। आप इंटरनेट पे, ट्विटर पे, हर जगह पे अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारा टर्किश एनजीओ है जो फिलहाल बांग्लादेश पे मौजूद है। देखिए, ये लोग बांग्लादेश पे आते हैं एनजीओ की काम करने, लोगों को हेल्प करने, किसी एक जगह पे फंड दे देंगे, किसी एक कम्युनिटी को हेल्प करेंगे, लेकिन इन लोगों का जो मेन एम है कम्युनिटी को या फिर लोअर सेक्शन को हेल्प करना नहीं है। इन लोगों का जो एम है अंडर द बैनर ऑफ सल्तनत बांग्ला, इस पे काम करना है और कैसे बांग्लादेश को प्रमोट किया जाए टू डेवलप देयर कंट्री इनटू ग्रेटर बांग्लादेश। इस तरीके से टर्किश एनजीओ काम कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टर्की बैक्ड ग्रुप इन बांग्लादेश सर्कुलेट्स ग्रेटर बांग्लादेश में शोइंग इंडियन टेरिटरी। जी हाँ, ये एकदम सही है और इंटरनेट पे अलग अलग जगह पे ये फैला हुआ है। स्पेसिफिकली देखिए, कुछ एनजीओ का नाम तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च किया है, मेरे रिसर्च के बाद मुझे एक एनजीओ का नाम मिला जो
सीरिया में कुछ साल पहले इन्वॉल्व था एक इंसिडेंट पे, आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा न्यूज पे। तो टर्किश गवर्नमेंट बैक्ड एक इस्लामिस्ट एनजीओ है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली IHH कहा जाता है। ये टर्की बेस्ड एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टाइज डायरेक्टली टर्किश इंटेलिजेंस एंड रेडिकल जिहादिस्ट जो ग्रुप्स है इन सब के साथ है। और अलग अलग जगह पे, जैसे आपको बताया मैंने, सीरिया पे, बांग्लादेश पे, अलग अलग जगह पे इस ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। और सिर्फ देखिए ये ग्रुप नहीं, और भी बहुत सारा ग्रुप है। हालांकि इन सब ग्रुप का नाम अभी फिलहाल ओपन सोर्स पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारा ग्रुप अवेलेबल है बांग्लादेश के अंदर या फिर और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, लाइक बांग्लादेश, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो आप कैसे इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है, रेडिकलाइजेशन प्रमोट कर रहा है थ्रू आउट द कंट्री। और ये एनजीओ देखिए इलिसिट एक्टिविटीज जो आर्मिंग करता है, अलकायदा जैसे ग्रुप को, एफिलेटेड जिहादी, बहुत सारा काम। और ये देखिए आप कह सकते हैं एक तरीके का एक टूल है MIT का। MIT अभी क्या है? MIT है नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो टर्की का है। तो रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहा है। और देखिए एर्डोगन का जो गवर्नमेंट है ना, इसका एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है इस, आप कह सकते हैं, एनजीओ को फंड रेज करने में। फंड रेज अभी क्यों किया जाता है? फंड रेज करने पर ये फंड जाके ये लोग यूटिलाइज कर सकते हैं कंट्रीज लाइक बांग्लादेश पे, जो रेडिकलाइजेशन फैलाने में बहुत ही माहिर है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से टर्की बांग्लादेश को हेल्प कर रहा है। अभी भारत सरकार देखिए डायरेक्टली बहुत सारा स्टेप ले रहा है, जिसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। लेकिन टर्की जिस तरीके से बांग्लादेश को रेडिकलाइजेशन के लिए हेल्प कर रहा है, उसके लिए अगर भारत सरकार कुछ स्टेप ना ले तो शायद कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज्यादा ही भारत के खिलाफ हो आने वाले समय में। खैर अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से भारत बांग्लादेश के द्वारा लिए गए जो ग्रेटर बांग्लादेश कॉन्सेप्ट है या फिर सो कॉल्ड इन लोगों का आइडियोलॉजी है, उसको डिफेंड करने के लिए भारत किस तरीके से स्टेप ले रहा है। बहुत सारा स्टेप है, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्टली देखिए, भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली एक टास्क फोर्स बनाया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डायरेक्टली बोला गया है, मेनली होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, कि एक टास्क फोर्स बनाया जाए और जिसको 30 दिन के अंदर भारत में मौजूद जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स है बांग्लादेश के, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाए और थ्रू लीगल प्रोसेस उन लोगों को भारत से अपने देश पे भेजा जाए। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट MHA से डायरेक्टली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आसाम राइफल्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड को भेजा गया है। आप अभी कह सकते हैं कि बॉर्डर फोर्स क्यों? देखिए बॉर्डर फोर्स मेनली है त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे, जहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहता है बांग्लादेश बॉर्डर पे। आसाम राइफल्स क्यों? क्योंकि आसाम के बहुत सारा जगह पे आसाम राइफल्स रहता है बांग्लादेश बॉर्डर में। इंडियन कोस्ट गार्ड क्यों? क्योंकि जो सी एरिया है, जैसे वेस्ट बंगाल का बहुत सारा पार्ट या फिर आसाम का भी कुछ पार्ट बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड थ्रू सी, तो वहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड का हेल्प चाहिए होगा। तो जिसकी वजह से MHA के द्वारा डायरेक्टली एक नोटिस भेजा गया है सारे स्टेट, सारे यूटीज पे, कि आइडेंटिफाई ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स एंड सेंड देम टू देयर ओरिजिन कंट्रीज लीगल प्रोसीजर के थ्रू। इसके अलावा देखिए एक और बहुत सारा स्टेप, बहुत बढ़िया स्टेप मैं कहूंगा, लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, कि जितना भी आप कह सकते हैं, ये मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक्चुअली जितना भी पोर्ट है भारत, एक और मेजर स्टेप लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, या मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंपोर्ट बंद कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और ये सब इंपोर्ट बंद नहीं किया गया, कुछ मेजर इंपोर्ट बंद कर दिया गया है। त्रिपुरा के थ्रू भी कुछ इंपोर्ट होता था भारत से, उसको भी बंद किया गया है। और मेनली कोलकाता के थ्रू जितना इंपोर्ट होता था उसको बंद कर दिया गया है। अभी आप कह सकते हैं कि भारत के साथ तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रेड है ये बहुत सारा है, बहुत अच्छा नंबर है। इसको बंद करने पर बांग्लादेश का हालत तो खराब हो जाएगा। क्या भारत पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए नंबर तो कहते हैं कि भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो इसका बिहाइंड द सीन फैक्ट है ना, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए भारत इंपोर्ट करता है बांग्लादेश से जो टोटल वैल्यू है फाइनेंशियल ईयर 2024 पे किया था या फिर 2023 पे, उसको 1.8 या फिर 2.2 बिलियन, राफली आप कह सकते हैं $2 बिलियन का इंपोर्ट है जो भारत करता है बांग्लादेश से, जिसमें मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल, सेट्स, वॉर्न क्लोथिंग, ये सब रहता है। लेकिन भारत एक्सपोर्ट कितना करता है? एक्सपोर्ट करता है भारत ऑलमोस्ट $11 बिलियन। लेकिन अगर बांग्लादेश के द्वारा ये सब एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता है, मतलब बांग्लादेश अगर इंपोर्ट बंद कर दे तो भारत तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का $11 बिलियन लॉस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कैच है, बांग्लादेश जो भी इंपोर्ट करता है भारत पे, उसका ज्यादातर आइटम, उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो भारत ही सप्लाई करता है बांग्लादेश पे। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो इंडिया अगर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कुछ भी एक पॉइंट बंद कर देना तो ये बोथ वे क्लोज हो जाएगा, अल्टीमेटली भारत को नुकसान होगा। रॉ मटेरियल्स अगर भारत बांग्लादेश पे सप्लाई ना करे तो बांग्लादेश का जो बिजनेस है जर्मनी के साथ, US के साथ, चाइना के साथ, ये भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। आप कह सकते हैं कि चाइना के साथ बिजनेस
बिजनेस कर लेगा, लेकिन आप जियोग्राफिकल लोकेशन अगर कंसिडर करें तो उतना इजी नहीं रहेगा बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के लिए फट से भारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो नंबर है उसको चाइना के साथ ट्रांसफर कर दे, ये उतना इजी नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट मैं जो कहूंगा ये है, एक्चुअली देखिए रिसेंटली बांग्लादेश ने बैन कर दिया है अवामी लीग बोल के जो लोगों का पार्टी, आप सबको पता होगा 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना जो बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो वहां से देश छोड़ के भारत आ गए। तो उस समय से लेके अभी तक बांग्लादेश पे चल रहा है एक इंटरिम गवर्नमेंट पावर में जिसका हेड है मोहम्मद यूनुस। तो इनके द्वारा देखिए अभी कुछ ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं कि अवामी लीग जो हसीना का पार्टी था उसका कुछ एक्टिविटी वगैरह नहीं होगा, सब बंद कर दिया गया है। आप कह सकते हैं एक तरीके से पार्टी ही क्लोज होने वाला है बांग्लादेश पे। लेकिन अवामी लीग था प्रो इंडिया पार्टी, ये अगर बांग्लादेश पे क्लोज हो जाता है तो एंटी इंडिया जो भी पार्टी बीएनपी वगैरह अगर बांग्लादेश पे आता है या फिर यूनियन जो या फिर मोहम्मद यूनुस लेड गवर्नमेंट अगर बांग्लादेश पे पावर पे आता है तो अल्टीमेटली देखिए इशू तो भारत के साथ बहुत बढ़िया होगा, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा भारत सरकार के साथ। इसके अलावा भी देखिए एक और पॉइंट है, भारत सरकार ने रिसेंटली क्या किया आप सबको पता होगा कि नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे, हर एक स्टेट पे नहीं किया, मेनली मेघालय पे किया गया है। देखिए मेघालय बहुत सारा एरिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और वहां पे नाइट कर्फ्यू चालू कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। मतलब इलीगल ट्रैफिकिंग वगैरह किया जाता है बांग्लादेश के लोगों के द्वारा और वो मेनली रात के समय ही किया जाता है, जिसको बंद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है। आप मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर आने वाले समय में ये नाइट कर्फ्यू की जगह डे कर्फ्यू भी लागू हो जाए इंटरनेशनल बॉर्डर पे इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो उसी समय क्या होगा, बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं इन लोगों के द्वारा जो इलीगल ट्रैफिकिंग वगैरह किया जाता है ये शायद कंप्लीटली या फिर ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, जिसके आप एक फैक्ट मानेंगे नहीं बट मगर 10% से ज्यादा बांग्लादेशीज जो इलीगल ट्रैफिकिंग है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर भारत सरकार के द्वारा डे नाइट अगर इस तरीके से कर्फ्यू लगाया जाता है हर एक स्टेट पे, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट बांग्लादेश के जो इकोनॉमी है वहां पे पड़ेगा। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, देखिए बांग्लादेश क्या करता था भारत के थ्रू जो नेपाल है, भूटान है या फिर आप कह सकते हैं यूरोप के बहुत सारा कंट्रीज पे भी शिपमेंट भेजता था। शिपमेंट कौन सा शिपमेंट, जो गुड्स है जो कपड़ा वगैरह है वो भेजता था बिजनेस पर्पज के लिए। लेकिन भारत ने क्या किया, रिसेंटली इसको बंद कर दिया और ये शिपमेंट भेजने का जो परमिशन था 2018 पे मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया, लेकिन बांग्लादेशियों का हरकत देख के रिसेंटली ये बंद कर दिया गया, जिसपे देखिए बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर और ये इफेक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। और आने वाले समय में और भी बहुत ज्यादा स्टेप लिया जाएंगे भारत सरकार के द्वारा जो बांग्लादेश को बुरी तरीके से हिट करेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।